हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आ चुका है और आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आप लोगों के फॉर्म फिलअप 17 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं एंड आपकी जो एग्जाम डेट को डिक्लेयर किया है वो 27 फरवरी 2026 होने वाली है। यानी कि आज की डेट से आप लोगों के पास में केवल और केवल 45 डेज का समय है। ध्यान दीजिएगा गाइस, जैसा कि पहले से क्लियर था कि व्यापम रूल बुक जारी करने के बाद में बहुत ज्यादा समय नहीं देता है। अब इन 45 डेज का जो समय है उसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको यूज करना होगा यदि आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। चीजों को समझिएगा, यहां पर आप लोग देख सकते हो ये तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की जो भर्ती है 2026 का, उसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है। ध्यान रखिएगा, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो परीक्षा है वो केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी स्टूडेंट्स जो हैं, जिनके पास में मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, केवल वही कैंडिडेट इस परीक्षा के भागीदारी होंगे, वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं, उसके बाद में हम आगे के कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उस सिलेबस को बेसिकली कैसे आप लोगों को कंप्लीट करना है उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे होंगे। यहां पर यदि आवेदन पत्र भरने की तिथि की बात करें, यानी कि आप लोगों के जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 17 जनवरी 2026 से स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। एंड यदि हम लोग बात करने लगे आप लोगों के एग्जाम की, तो एग्जाम जो है 27 फरवरी 2026 से आप लोगों के प्रारंभ होंगे, जिसमें जो प्रथम पाली होगी 27 फरवरी को 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम होगा। एंड यहां पे जो द्वितीय पाली होगी दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक बेसिकली रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का होने वाला है। इसी प्रकार 9:30 से 11:30 तक पेपर होगा आप लोगों का एंड 2:30 बजे से लेके 4:30, जैसे कि पिछली बार हुआ था। 2 घंटे का समय आप लोगों को एग्जाम में मिल रहा होगा, यानी कि 120 मिनट का, और इन 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखिए यहां पे टाइम की यदि बात करें, टाइम सफिशिएंट होता है, बिकॉज रीजन क्या है, आप लोगों का जो टेक्निकल पोर्शन है वो 75% होता है, यानी कि 75% क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। हालांकि हम लोग सिलेबस की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो। सबसे पहले यदि हम लोग परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहां पे देखो परीक्षा शुल्क आप लोगों की जो रहने वाली है, जो अनारक्षित कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है, उनके लिए 500 रुपीज प्रति प्रश्न पत्र। अब यहां पे प्रति प्रश्न पत्र का मतलब क्या है, बिकॉज आपको पता है कि इस वैकेंसी में आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और डिप्लोमा स्टूडेंट्स मल्टीपल प्रश्न पत्र के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, यानी कि पेमेंट कर सकता है उसके लिए। यानी कि यदि किसी स्टूडेंट्स ने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल के अंतर्गत आने वाली अलग अलग ट्रेड लाइक फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, डीजल, मॉकटर, इन सभी के एग्जाम को वो अटेम्प्ट कर सकता है और सभी का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेज में कंडक्ट होता है, तो वो हर एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो एग्जाम उसका बेहतर जाता है, जिसमें उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद में वो शॉर्टलिस्टिंग कर सकता है कि वो किस पोस्ट में ज्वाइन करना चाहता है, यदि एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट में उसका सिलेक्शन होता है उस कंडीशन में। इसीलिए जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, यदि वो एक प्रश्न पत्र से एक पोस्ट से ज्यादा पोस्ट में अपने फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंगल फॉर्म में वो टिक करके देन अपने एप्लीकेशन फी को पे कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, और उनको मल्टीपल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। उसी प्रकार यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या फिर ओबीसी कैंडिडेट हो, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, या फिर फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट है, उस कंडीशन में जो आप लोगों की एप्लीकेशन फी है वो 250 रुपीज प्रति प्रश्न पत्र बेसिकली होने वाली है। एंड जो बैकलॉग वाली है उसके लिए बेसिकली कोई शुल्क आप लोगों को नहीं देना होगा। तो ये तो एप्लीकेशन फी की बात हो गई। अब यहां पे जो मुख्य इंपॉर्टेंट रिजर्वेशन पॉइंट है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो। देखिए आप लोगों के जो टोटल पद निकाले गए हैं वो 888 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि लगभग सभी ट्रेड की वैकेंसियां यहां पर आने वाली हैं, चाहे हम फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक या बहुत तरह की जो भी आप लोगों की ट्रेड्स हैं, उन सभी ट्रेड की वैकेंसियां लगभग यहां पे देखने को मिलेंगी। यहां पे जो आप लोगों की रिजर्वेशन पॉलिसी है, आप ये मान के चलो कि यदि 888 पद आप लोगों के निकाले गए हैं तो यहां पे जो इनके हाफ यानी कि 50% जो सीटें हैं वो बेसिकली रिजर्व होंगी किसके द्वारा,
डिग्री डिप्लोमा धारी कैंडिडेट के द्वारा। यानी कि यहां पर आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्लियर किया हुआ है कि आप लोगों की जो भी पोस्ट होंगी उसमें 50% पद इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमा धारी उम्मीदवारों से भरी जाएंगी। मान के चलिए आप लोगों के किसी पोस्ट में यदि 100 पोस्ट हैं, यदि 100 पोस्ट बेसिकली निकाली गई हैं, तो इसमें से आप ये मान के चलो कि 50 पोस्ट जो रहेंगी, 50 पोस्ट जो रहेंगी वो बेसिकली डिग्री वाले या डिप्लोमा वाले बेसिकली यहां पे जो है अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एंड जो 50 पोस्ट रहेंगी उस पर बेसिकली जो है आईटीआई स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो है फाइट कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो 50 पोस्ट है इस पे ना केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के अलावा डिग्री वाले एंड डिप्लोमा वाले भी यहां पे जो है कॉम्पिटिट कर रहे होंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट में जो वैकेंसी है उसका हाफ वैकेंसी तो फिक्स है कि वो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए रिजर्व है, लेकिन जो अनदर 50% पोस्ट है उन पे कंपटीशन रहेगा आईटीआई डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट का। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पे एक सवाल आता है, सर फिर तो आईटीआई वालों का यहां पे सिलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाहे आप 2014 वाली वैकेंसी 2024 वाली वैकेंसी को देखोगे वहां पर भी आईटीआई वाले स्टूडेंट्स लगभग 40% तक आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि यदि किसी पोस्ट में 100 वैकेंसी है तो 40 स्टूडेंट्स आईटीआई वाले हैं और लगभग 60 स्टूडेंट्स यहां पे डिग्री डिप्लोमा वाले देखने को मिलेंगे। अब देखो समझने की कोशिश करेगा, यहां पे भले ही डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए 50% सीट को रिजर्व किया जाता है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है वो प्योरली आईटीआई बेस्ड क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है। यानी कि जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट है उनको भी आईटीआई की जो पर्टिकुलर बुक्स हैं या आईटीआई लेवल के जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको अध्ययन करना होगा, उनके बारे में नॉलेज लेना होगा, जब भी वो उस क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहां पे आईटीआई वालों के पास में एक एडवांटेजेस होता है, उनकी एक एज होती है कि उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, साथ साथ में उन्होंने जिस बुक्स से स्टडी करी है उन्हीं बुक्स से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं जिन बुक्स से स्टडी करी है का मतलब है आईटीआई की जो बेसिकली स्टैंडर्ड बुक है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसको मैंने कई बार आप लोगों को रिकमेंड किया है। जो निमी की बुक्स है वहीं से आपके क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाता है। कोई और क्वेश्चन पेपर जो भी आपकी कोई भी अदर बुक्स है निमी पर आधारित है वहां से आपके क्वेश्चन पेपर को तैयार नहीं किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और स्पेशली यदि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करूं या फिर मैं एमपीपीजीसीएल की बात करूं, यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली जो भी वैकेंसियां हैं यदि उसको देखोगे प्योरली यदि आपने निमी बुक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करी है, आपका कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा, इवन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एंड अभी आप लोगों को बहुत डिटेल्स में बेसिकली कवर करना पड़ेगा, केवल निमी क्वेश्चन बैंक से काम चलने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बिकॉज रीजन क्या है, डिटेल से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 2024 में पूछे गए थे। फिगर देखोगे, इमेज देखोगे, एज इट इज आप लोगों के फिगर वाले क्वेश्चंस या डेटा वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपको उसी बुक से बेसिकली देखने को मिलेगा। अनदर कोई भी मटेरियल आप लोगों को कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्त क्या है कि वहां पे इतना शॉर्ट में दिया होता है, इतने एक एक लाइन काफी कुछ प्रैक्टिकल बेसिस बातें बताती है। अब भले ही उस बुक्स को डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स पढ़ें, लेकिन उस बुक्स को समझना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वहां एक एक इमेज, एक एक फिगर कुछ ना कुछ कहना चाहता है, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहता है। तो उस बुक्स को जिन्होंने थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से एक बार फंडामेंटली समझा है, प्रैक्टिकल के साथ में अटैच करके, वही उस बुक्स को भी समझ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ साथ में उसको मैंने बहुत ही बारीकी से एक एक लाइन को एआई एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन के माध्यम से, डिटेल्स के माध्यम से, जो आप लोगों का ट्रेनिंग ऑफिसर का कोर्स स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहां पर डिस्कस किया हुआ है, जहां पे हर एक पेज को एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों के सामने इस तरीके से पढ़ाया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बचती ही नहीं है। तो यहां पे इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यह चीज की क्लियरिटी आप लोगों के पास में होना चाहिए। अब देखो कुछ चीजों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने देखा कि 50% जो सीट है वो डिग्री डिप्लोमाधारी कैंडिडेट से बेसिकली भरी जानी है। अब यहां पे एक और ट्विस्ट आपको समझना होगा कि यहां पे जो महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सीट को हॉरिजॉन्टली रिजर्व किया जाता है। तो वहां पे यदि
कोई मध्य प्रदेश की फीमेल कैंडिडेट हैं, स्पेशली उनके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि उनको टेक्निकल डोमेन में एक टीचिंग लाइन में जॉब मिलती है, और साथ में यहां पे सबसे कम कंपटीशन उनके लिए होता है क्योंकि उनको मेल कैंडिडेट के साथ में कॉम्पिटिट नहीं करना है, केवल और केवल उनको फीमेल कैंडिडेट के साथ में कॉम्पिटिट करना है। तो इसमें फीमेल का तो एडवांटेजेस है, लेकिन जो मेल कैंडिडेट है उनकी सीट वहां पर भी डिवाइड होने वाली है, इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि वो जो सीट है महिलाओं की, वो भी कहीं ना कहीं आपकी सीट से उनके लिए फिक्स्ड रिजर्व होने वाली है। 50% सीट आपकी डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए रिजर्व होने वाली है। अनदर जो बची हुई वैकेंसी है वहां पर आपको बेसिकली कॉम्पिटिट करना होगा। तो यदि आप अपना बेस्ट नहीं दोगे तो चीजें बनने वाली यहां पे नहीं है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। यदि कोई ट्रेड में केवल और केवल एक पद है, यानी कि सिंगल पोस्ट है, तो वहां पर उस पोस्ट को डिग्री डिप्लोमा धारी कैंडिडेट से भरा जा सकेगा। अब यहां पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब बात यह आती है, जैसे कि यहां पे एक पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर इन्होंने क्या बोला है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के विज्ञापन के कुल पदों की संख्या 60 है। एग्जाम्पल से समझिएगा जिससे कि चीजें समझ में आए कि अब बात यह आती है, मैं इसको इसलिए इस पॉइंट को आपको क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि मान के चलिए आपकी कोई ट्रेड है XYZ, ये कोई भी ट्रेड हो सकती है, इसमें 100 पोस्ट हैं, राइट। 100 पोस्ट में आप बोलोगे सर जनरल की जो पोस्ट है वो हमारी 60 पोस्ट है ना। इसी प्रकार ओबीसी की जो पोस्ट है वो हमारी 30 पोस्ट है, एससी की कुछ पोस्ट है और कुछ एसटी की पोस्ट है, कुछ फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट के लिए है। तो मान के चलिए यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं वो जब इन सीट को लेगा तो वहां पे वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, वहां पे उनके केस में कैटेगरी नहीं देखी जाएगी। यानी कि मान के चले ये कि कोई डिग्री डिप्लोमा वाला कैंडिडेट है और यहां पे अब ये टोटल सीट हमारी 100 है, तो जो 50 सीट है वो बेसिकली किसके लिए रिजर्व है, वो तो रिजर्व है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। तो स्टार्टिंग का कोई यूआर कैंडिडेट ही है, मान के चलो 15-20 यूआर कैंडिडेट है, वो यूआर की सीट पहले ही ले लिया उन 50% हिस्सा में से, तो यूआर की कम हो जाएंगे, तो वहां पे कैटेगरी को नहीं देखा जाएगा। जैसे कि इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इसी बात को, जैसे ये बोल रहे हैं उदाहरण से 60 सीट है इलेक्ट्रीशियन में, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के 9 सीट है, अनुसूचित जनजाति एसटी की 12 सीट है, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की यहां पर 16 सीट है और यूआर की 17 सीट है, और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए 6 सीट है। चयन किया जाना, यदि चयन हेतु आयोजित परीक्षा में मेरिट के आधार पर इन 60 में से किसी भी संवर्ग के, समझ में आ रहा है, किसी भी संवर्ग के इन द सेंस किसी भी कैटेगरी के, नॉट ऐसा नहीं है कि यहां पे मैं बोलूं कि सर ओबीसी की 16 सीट है तो 8 सीट तो डिग्री डिप्लोमा वाले ले गए, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है ओबीसी वालों को 16 की 16 सीट आईटीआई वालों को मिल जाए, क्योंकि कोई डिग्री डिप्लोमा वाला ओबीसी का ना लेके पहले ही जो है इनकी ले जाए, एससी एसटी जनरल की ले जाए। हो सकता है जनरल की सीट खाली रह जाए, ओबीसी एससी वाले पहले 30 ले जाए। तो इन सभी पदों में से किसी भी संवर्ग के यानी कि किसी भी कैटेगरी के 30 डिग्री डिप्लोमा धारी उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि 15 अनारक्षित संवर्ग के और 15 डिग्री डिप्लोमाधारी जो है कहीं ना कहीं जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और 15 अनारक्षित के उपलब्ध हो गए, यानी कि 15 सीट में ओबीसी की ले गया और 15 सीट जनरल की ले गया। तो उस केस में जो एससी एसटी वाली सीट है उनमें तो पूरा आईटीआई वालों का हक है, तो ये भी आपका लक चांस भी है। यहां पे ऐसा नहीं है कि भैया 8 सीट ओबीसी को मिली है तो आप समझ लो कि 4 सीट तो आईटीआई वालों को मिली ही है। हो सकता है 4 से ज्यादा भी मिल जाए, क्योंकि वो जो है कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो आपकी सीट ले रहे हैं 50%, उनकी कैटेगरी क्या है, उसके ऊपर बेसिकली ये चीज डिपेंड करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पे क्या है ना, कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं सर यदि फिटर की जो सीट आई है उसमें ओबीसी की सीट बेसिकली जो है ना वो मान के चलिए 20 सीट है, तो इसमें से वो डिवाइड करते हैं कि सर इसकी 50% यानी कि 10 सीट तो हमारी डिग्री डिप्लोमा वाले ले गए। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा ओवरऑल सीट में से देखा जाता है
है, ना कि कैटेगरी वाइज में से देखा जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। देखिए यदि हम लोग एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो आप लोगों का है वो यहां पे यदि खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए 21 से 40 साल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पद अराजपत्रित के लिए जो है तो आपका 18 से 40 साल बेसिकली एज लिमिट रहने वाला है जो ओपन कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो कैटेगरी से 18 से 45 साल आप लोगों का एज लिमिट बेसिकली रहेगा। और कुछ कुछ छूट भी आप लोगों को रहेगी, जैसे कि संविदा वालों के लिए भी कुछ रिजर्वेशन आप लोगों के रूल आएंगे। जैसे कि पिछली बार संविदा वालों के लिए जनरली क्या है ना, संविदा वालों के लिए अलग से वैकेंसियां दी जाती हैं। अब इस बार का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है वहां पे वो किस तरीके से संविदा वालों को एडजस्ट करते हैं उस चीजों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में भी 2 दिन बाद आ जाएगा हमारा, क्योंकि 17 तारीख से तो फॉर्म स्टार्ट होना है या 17 तारीख को मॉर्निंग में अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही आता है हम लोग इन डेप्थ सारी चीजों को बहुत ही बारीकी से समझ रहे होंगे, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही हमारा ये होता है कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसको हम बारीकी से समझें कि उसमें क्या सिलेबस है, कितनी हमारी सीटें हैं, किस में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहां पे हमको फोकस करना है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद में आता है हमारा सिलेबस। सिलेबस को समझने के साथ में ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है किस तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करता है उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसको कई सारे कैंडिडेट इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं तैयारी तो मैं कर रहा हूं, 8 घंटे तो मैं पढ़ रहा हूं। अरे पढ़ क्या रहे हो? दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा मटेरियल आप पढ़ रहे हो, किस डायरेक्शन में आप भाग रहे हो। यदि आपकी डेस्टिनेशन इस डायरेक्शन में, आप भाग इस डायरेक्शन में रहे हो, तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे ना अपने टारगेट पर। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका समय, ये 45 डेज का समय। यदि थोड़ा भी आप डिस्ट्रैक्ट हुए चीजें बिगड़ जाएंगी, समय हाथ से निकल जाएगा, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। तो समय को खराब मत करिए, समय आपका काफी महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को थोड़ा समझ लो कि ये पाठ्यक्रम में आपका क्या क्या चीजें आने वाली हैं। देखिए 100 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, 120 मिनट आपको समय मिलने वाला है। क्लियर है? 120 मिनट का समय होगा, 100 अंक का 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस 100 एमसीक्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यहां पे एक तो ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 अंक के, और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आएंगे। सबसे पहले टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं कि कहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करता है, और वो मिस्टेक आपको नहीं करना है, जो आपके लिए एक स्मार्ट अप्रोच बेसिकली होगा। देखो ये जो 75 अंक है ना, इसका एक पर्टिकुलर सिलेबस आपको जारी होगा इस तरीके से, जैसे कि पिछली बार हुआ था। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप क्या देख रहे हो, सिलेबस फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर, इसी प्रकार वेल्डर का, डीजल मैकेनिक का, मोटर मैकेनिक का, आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आते ही आपका सिलेबस जारी किया जाता है। अब इस सिलेबस में जैसे कि पिछली बार हमने क्या देखा कि इस सिलेबस में आपको क्या नजर आ रहा होगा, यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है और इस पॉइंट में सारे टॉपिक के नेम है, और यहां पर देखोगे CSC अपॉन N0304। सर ये क्या है? ये पर्टिकुलर जो आपकी जो पर्टिकुलर बुक्स है, कौन सी बुक? निमी की बुक, उसका रेफरेंस दिया गया है कि इसका इस चैप्टर से, ये वाले मॉड्यूल से ये सारे टॉपिक हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल सीट मेटल्स, उसके बाद में यहां पर आपको फिर मिल जाएगा, यहां पर आपको फिर मिल जाएगा। अभी क्या हुआ है, आपका एक लेवल अपडेट हो गया है, निमी का लेवल 4 आ गया है। तो अभी आपका जो सिलेबस आएगा एज इट इज लेवल 4 के अकॉर्डिंग सिलेबस आएगा, जहां पे कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया है, स्पेशली मशीनिस्ट में रिड्यूस किया है, कुछ चीजें फिटर में बेसिकली रिड्यूस करी है, और कुछ चीजों में बदलाव किया है, कुछ चीजों को चेंज किया है। तो उस चेंज को अडॉप्ट करना है, ऐसा नहीं है कि पुराना जो चीजें हैं वही चीजें रहने वाली हैं। तो उन चीजों को समझने की आवश्यकता है। अब इसमें क्या है ना, कई सारे कैंडिडेट यहां पे क्या हो जाते हैं कि ओनली ट्रेड थ्योरी चीजों को तो देख लेंगे, नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको बेसिकली यहां पे WCS भी मिल जाता है, जिसमें सिंपल मशीन्स हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मिल जाता है। तो टेक्निकल जो है, जो आपका 75 मार्क्स का नजर आ रहा है, और आपको यदि लग रहा होगा कि ये इतना इजी है, यहां से मैं क्वेश्चन को चुरा लूंगा, तो ऐसा नहीं है। 75 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, कि ये जो टॉपिक दिए हैं ना, यहां से कोशिश करी जाती है क्वेश्चन पेपर बनाने की कि पर्टिकुलर इस टॉपिक से उन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए, तो इस टॉपिक से भी 2 दे दिए, यहां से भी 2 दे दिए, इस यहां से भी 2 दे दिए। तो जो आपके सिलेबस में है उसमें से कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको सिलेबस का हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, टच होना चाहिए, फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए।
नॉट इवन कि एमसीक्यू हमने देख लिया उस टॉपिक के, नहीं, आपको फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए। सर इतना जल्दी इसे फंडामेंटल कैसे क्लियर करें? तो मैंने आपको कोर्सेज जो प्रोवाइड करा, अब यहां पे आपको लग रहा होगा सर कोर्सेज का प्रमोशन कर रहा हूं, डेफिनेटली मैं प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं कि इन 45 डेज के समय में आपको बेहतर कोर्स जो अवेलेबल है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप वहां पर आओगे, आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि हर एक फोल्डर आपका इसी स्टैंडर्ड मटेरियल से बना हुआ है। इसका मैक्सिमम फायदा जो हो सकता है ना, वो आप लोगों को होने वाला है। ना केवल टेक्निकल के साथ में नॉन टेक्निकल भी दोनों ही अवेलेबल है आपके कोर्स में। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली एक फोल्डर भी आप कंप्लीट करते हो, और पर्टिकुलर फोल्डर मतलब एक चैप्टर है, यानी कि ये सारे टॉपिक्स एक पर्टिकुलर पॉइंट के आपको एक फोल्डर में मिल जाएंगे, जिसमें आपकी 5 से 7 क्लासेस हैं समवेयर अराउंड। अब यहां पे ये तो हो गया फंडामेंटल, उसके साथ में क्या हो रहा है, अभी आपका इन पर्टिकुलर टॉपिक को फिर से लाइव क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करके एआई एक्सट्रैक्शन सीरीज बेसिकली चलाई जा रही है, जहां पे क्वेश्चन छूटने की संभावना ही खत्म हो जाती है, मतलब जीरो हो जाती है, उससे आगे कुछ चीजें बचती ही नहीं है। अब वो अलग बात है कि कई सारे स्टूडेंट्स क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते इतना जल्दी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि काफी सारी डेमो क्लासेस अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, 2017 से क्लासेस अवेलेबल है, फिर भी स्टूडेंट्स क्या है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नॉइस इतनी है कि आप ये वीडियोस देख रहे हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हो, उनको नहीं पता है स्पेशल टेक्नो के बारे में, नहीं पता है चीजों के बारे में, नहीं पता है स्टडी के बारे में, तो वो कहीं भी स्टडी कर रहे हैं, उनको लग रहा है स्टडी यही है टेक्निकल की, चीजों को क्लियर नहीं है। तो एक बार डेमो क्लासेस देखिए, काफी सारी डेमो क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल है, ट्रेनिंग ऑफिसर की एक सीरीज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आपकी निमी क्वेश्चन बैंक कंप्लीटली 29 क्लासेस में उसको इस तरीके से चीजों को क्लियर किया गया है। तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि वास्तव में चीजें क्या हैं, किस तरीके से उसको प्रैक्टिकल से कनेक्ट करके हमको पढ़ना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कहीं से भी आप कर रहे हो, आपको इनको इन डेप्थ पढ़ना है। यदि आप खुद चीजों को समझ सकते हो बेहतर है, आप कहीं से समझ सकते हो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी। मैं आपको बस यहां पे गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिंगल इवन, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। आप देखोगे बाकी आईटी स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब्स हैं 1900 ग्रेड पे की जॉब आपको मिलने वाली है, राइट। तो यहां पे डायरेक्टली 3200 जो 3200 ग्रेड पे की जॉब आपको मिल रही है, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। बेहतर चांस होता है कि स्टार्टिंग में आप जंप करो और टेक्निकल डोमेन्स में, यानी कि जो फैक्ट्री लाइन है, प्रोडक्शन लाइन है, वहां से हटके आपको एक टीचिंग लाइन मिल रही है। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपका ईडी हो, WCS हो, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि देखो अभी से आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि सर समय तो 45 डेज का ही है ना, उससे ज्यादा समय तो मिलने वाला नहीं है, तो किस समय में क्या चीजों को कंप्लीट करना। मशीनिस्ट टर्नर वाले स्पेशली आपको ध्यान देना भी है CNC वगैरह की तरफ। अब इस बार मैंने जो आप लोगों का BHEL का एग्जाम हुआ था, 8 क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, मात्र 8 क्लासेस CNC का इन फंडामेंटल। पिछले 5-6 साल से आप लोगों का CNC चला रहा हूं, तो वहां से 8 क्लास से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं गया मशीनिस्ट और टर्नर में, समझ रहे हो। तो चीजें उस तरीके से देखना है, आपको नजरिया समझ में आना चाहिए। बात करते हैं 25 नंबर की, जो सेकंड आप लोगों का पोर्शन होने वाला है। देखो 10वीं स्तर की चीजें रहेंगी, विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। विज्ञान और गणित में यहां पे देखो बेसिक साइंस आप लोगों का रहता है, WCS के में जो मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैथमेटिक्स के हैं उनका बेसिक कवर करना है। सामान्य ज्ञान में कई बार MPGK के क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है, रीजनिंग कॉमन रहेगी, लेकिन कंप्यूटर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे सामान्य ज्ञान में आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर ऐड करता है, तो करंट अफेयर भी आप लोगों को चीजों को कनेक्ट करते रहना चाहिए। यानी कि आप ये मान सकते हो कि आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ का करंट अफेयर क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास में तार्किक ज्ञान में रीजनिंग के जो कॉमन टॉपिक है, आपका बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। देखो इसमें ना यदि आप सारे टॉपिक में देखोगे, पिछली बार उसने क्या किया था, सामान्य ज्ञान में फंसाने की कोशिश करी थी 2024 में, बाकी चीजें आपको कॉमन दे दी थी। यानी कि ये जो 4 टॉपिक है ना, किसी एक टॉपिक में वो थोड़ा सा टफ डालता है,
तो यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो कहां जा रहा है। आपको देखो, साइंस एवं गणित की बात करें, यहां दिक्कत आएगी नहीं, रीजनिंग में दिक्कत आएगी नहीं। कंप्यूटर थोड़ा अच्छे से कर लेना, चांसेस है इस बार कंप्यूटर में थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश करें। कंप्यूटर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। सामान्य ज्ञान इस बार हो सकता है एमपीजीके का कुछ वेटेज बढ़ा दे, कुछ करंट का वेटेज बढ़ा दे, तो एक चीजें कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। और यहां पर हम बहुत ज्यादा समय भी नहीं दे सकते क्योंकि समय काफी कम है, 45 डेज का। यदि किसका बिल्कुल ही सामान्य ज्ञान 0 है तो वो 5-7 मार्क्स के लिए उसको इतना वेटेज नहीं दे सकता, क्योंकि वो इधर समय देगा तो दूसरी चीजें कहीं ना कहीं उसकी छूटने वाली हैं। तो आपको वो समझना है कि मैं जहां समय दे रहा हूं, क्योंकि समय मेरे पास उतना ही है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन को मैं खींच के ला पा रहा हूं, कहां से ज्यादा नंबर को मैं खींच के ला पा रहा हूं। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ध्यान रखिएगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप बोलोगे सर जरूरी तो सामान्य ज्ञान भी है। अरे जरूरी तो है, लेकिन आप इधर पांव पसारोगे तो उधर से चादर छोटी है ना, समय उतना ही है। समझ में आ रहा है? तो चीजों को इस तरीके से आपको लेके चलना है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है समवेयर अराउंड कैसे भी करके आपको 85 मार्क्स के आसपास लेके आना है। यदि 85 मार्क्स के आसपास आपके आ जाते हैं आउट ऑफ 100, आपका चांस बनने वाला है। देखो 75 नंबर में से तो कहीं नहीं गए आपके 70 से 73 नंबर, यहां से कहीं जाने वाले नहीं है। बच्चे इधर वाले क्वेश्चन, यदि यहां से आपके 20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, चीजें आराम से बनती हुई नजर आएंगी, कोई दिक्कत आपका आएगा नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जैसे ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है मैं आप लोगों को डिटेल से क्लियर करूंगा। बाकी जो भी मैकेनिकल ग्रुप वाले, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले, तीनों का कोर्सेस अवेलेबल है, कंबाइंड कोर्सेस अवेलेबल है, जहां पर मशीनिस्ट और टर्नर का जो सेपरेट सिलेबस है, जैसे कि मशीनिस्ट में मिलिंग मशीन है, बाकी जो भी मशीन है, सीएनसी मशीन है, टर्नर में जो अलग चैप्टर हैं उनके अलग से फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ओनली फॉर टर्नर, ओनली फॉर मशीनिस्ट। तो इस तरीके से जो मैकेनिकल ग्रुप वाले हैं, मैकेनिकल वाले जिन्होंने तीनों ही ट्रेड में अप्लाई किया है, उनका भी सिंगल कोर्स से कवर हो जाएगा। और जो पर्टिकुलर आईटीआई वाले जो केवल मशीनिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी वहां पे मशीनिस्ट का जो फोल्डर है वो वहां से उनका भी प्रिपरेशन जो हो जाएगा। फिटर वाले उनका भी, टर्नर वाले उनका भी। तो इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे कि अलग अलग कोर्सेस लेने की आवश्यकता मैकेनिकल वालों को भी ना पड़े और आईटीआई वालों को पर्टिकुलर ये चीज क्लियर हो कि ये कॉमन सिलेबस है। देन जो स्पेशली मशीनिस्ट के चैप्टर हैं वो इस फोल्डर्स में, टर्नर के हैं वो इस फोल्डर्स में। तो इस तरीके से बेसिकली डिजाइन किया हुआ है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। जैसे ही डिटेल एडवर्टाइजमेंट आता है, फुल एडवर्टाइजमेंट को बारीकी से डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।